नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। डीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसाभार। हूं कि आज जो सुबह से हम देख रहे हैं और संसद से लेकर सड़क तक, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और उसके अलावा आप देखिए किसानों से मुलाकात राहुल गांधी की, जंतर मंतर पर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या कुछ आप देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। किसानों की राहुल गांधी से मुलाकात यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक टिप्पणी है इस सरकार के बारे में कि इन किसानों का इस सरकार को लेकर के कोई विश्वास नहीं है। सरकार से ज्यादा उनको विश्वास विपक्ष के नेता के ऊपर है। किसान समुदाय का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। किसान इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं पाले हुए हैं और उनको लगता है कि संघर्ष के रास्ते के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और राहुल गांधी उनके हुआ है। सरकार को अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो इसको समझना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण है कि एक किसान सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने के बजाय विपक्ष के नेता से मिलना चाहते हैं। लोगों के बीच में विपक्ष की बढ़ती हुई विश्वसनीयता का बहुत बड़ा उदाहरण है और राहुल गांधी ने इसको बहुत ही आसानी से हासिल नहीं किया है, बड़े संघर्षों से हासिल किया है। इंडिया दल समूह का जो तेवर है लोकसभा और राज्यसभा में, यह उनकी जो जनादेश उनके लिए है उसी का प्रकटीकरण है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष लोगों ने इसीलिए बनाया, जो भी प्रशांत जी ने कही कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष है और इसलिए ही है कि एक सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ तो जनता की बात को कहें और बहुत ही बखूबी विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है। बजट को लेकर के जो लिपापोती करने की कोशिश की सरकार ने पूरा तार कर दिया कि किस तरीके से इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ की अनदेखी की गई है, न केवल राज्यों की बल्कि सभी वर्गों की। और मेरा अपना ये मानना है कि वह कोई ही बजट जनहित का बजट नहीं हो सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्र में अपने एलोकेशन को कम करता हुआ दिखाई पड़े। ये किसी लोक कल्याणकारी राज्य का बजट नहीं हो सकता, किसी के पक्ष में हो सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य नहीं, लोक कल्याणकारी देश का ये इस तरह का बजट नहीं हो सकता। जो प्राविधान भी किए गए, जो भी बात ये हो रही है कि जो प्राविधान किए गए हैं उससे किसी कोई फायदा नहीं होने वाला। आप सोचिए कि मतलब पूरे बजट में जनसंख्या के गणना का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आप जनसंख्या नहीं कराएंगे, जनगणना नहीं कराएंगे तो बिना जनगणना के कौन सा कार्यक्रम बना लेंगे आप? और कितने साल तक आप जनगणना नहीं कराएंगे? ये सरकार किसी आंकड़े में विश्वास तो करती नहीं है। और ये जो जनगणना की अवहेलना है, यह भी सरकार के ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी है कि सरकार किस तरीके से काम करना चाहती है। बार बार कहा जा रहा है कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया। अरे बिहार को क्या दे दिया आपने? बिहार की समस्याएं क्या है? बिहार की समस्या एक्सप्रेस वे नहीं है, बिहार की समस्या पलायन है। जो भी अखिलेश यादव को आपने सुना है, बिहार की समस्या वहां का बाढ़ है। उसके लिए कौन सा पैसा दिया, कितना पैसा आपने दे दिया जी, और कौन सी योजना आपने तैयार की? आप बक्सर से लेकर के भागलपुर तक कौन कह रहा था कि आप एक्सप्रेस वे बनाइए? केवल ठेकेदारों को पकड़ करने के लिए आपकी परियोजनाएं हैं। आप कॉरिडोर बनाने के, धार्मिक स्थलों पे कॉरिडोर बनाने का जो राजनीतिक नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी कायदे से उसको भुगत चुकी है। फिर भी आप वही बोध गया में कॉरिडोर बनाएंगे और गया का जो विष्णुपाद मंदिर है वहां पे कॉरिडोर बनाएंगे। क्या हासिल करेंगे इससे? उस राज्य के किस वर्ग ने इसकी आपसे मांग की है?
कहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो तो मुझको तो लगता है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ वो साजिश है, ये कॉरिडोर की घोषणा। बेचारे 3 चुनाव हारने के बाद तो किस तरह से जीत पाए हो? जब लोग वहां विस्थापित होंगे, बड़े पैमाने पर लोगों का रोजी रोजगार समाप्त होगा, जो बनारस में और अयोध्या में हुआ, उसी तरह का राजनीतिक संदेश आएगा। जब बड़े बड़े आप एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब आप सोचिए कि बिहार की एक जो जाति जनगणना कराई और आर्थिक जनगणना कराई और नीतीश कुमार में, उसमें कहा गया कि 33% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5,000 रुपए से कम है। जरूरत वहां पर क्या किस बात की है? कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। वो बेहतर कैसे होगी? जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस कैसे होगा? जब आप वहां के जो बंद पड़े हुए कल कारखाने हैं उनको चालू करने का प्रयास कीजिए। वहां वो किसानों की स्थिति आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई बात नहीं करेंगे आप। ये 54,000 करोड़ रुपए में केवल एक्सप्रेसवे, नदियों पे पुल, नालंदा विश्वविद्यालय को आप पर्यटन केंद्र बनाएंगे। बड़े एक अजीब तरह का कंसेप्ट है ये। शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर करने, फैकल्टी मजबूत करने, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को मजबूत करने, कैंपस को बहुत बेहतरीन बनाने के बाद अलावा आप कह रहे हैं कि आप वहां पे उसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। जमाने से, मतलब मैं कई सालों से सुनता चला रहा हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही है। इसमें आप कोई उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं आप। तो जो जरूरत है बिहार की, आप 54,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वह बिहार की जरूरतों के अनुकूल है, बिहार की जनता के मांग के अनुकूल है, या आपके प्रिय ठेकेदारों को देने के लिए आप इतना पैसा दे दिया? जी, वही स्थिति आंध्र प्रदेश की आप कर रहे हैं। वहां जो सिंचाई परियोजना पूरी करने की बात की जा रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वही सिंचाई परियोजना जल्दी जल्दी पूरी हो, बड़े पैमाने पर वहां। लेकिन जो आंध्र प्रदेश मांग रहा है अपने आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति विकसित करने के लिए, कितनी खस्ता हाल आर्थिक व्यवस्था खुद ही के लोग कह चुके हैं वहां कि वहां सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक का पैसा नहीं। तो आप वहां किस टैक्सेशन से आप अर्थव्यवस्था थोड़ा सुधार सकते हैं? दुनिया में कहीं टैक्सेशन से अर्थव्यवस्था सुधरी है क्या? आप औद्योगिक विकास नहीं करेंगे, उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम नहीं देंगे, बाजार में मांग नहीं बढ़ाएंगे, लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तो कहां से हो जाएगा? कौन सी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और कैसे हो जाएगी? आप टैक्स का बोझ लाद करके जो संपत्तियों के खरीद फरोख्त पर जो टैक्स का प्रावधान कर दिया गया, उसे थोड़े होता है। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष की एकता और मुद्दों को लेकर के सरकार पे जो हमलावर है विपक्ष, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए चुनौती है और इसका कोई जवाब बीजेपी सरकार के पास नहीं है। जो नैरेटिव गढ़ने की प्रवृत्ति इंडिया सरकार, मोदी सरकार में रही है, वो नैरेटिव आज गढ़ने की क्षमता उनके पास खत्म हो गई, क्योंकि वह कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इंडिया दल समूह पूरी एकता के साथ हमलावर है और जनता के मुद्दों के साथ हमलावर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। इस बजट से उन राज्यों में तो ये संदेश चला गया कि जहां भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकार किया है, सरकार उनके साथ भेदभाव बर्ताव कर रही है। बहुत मजबूती के साथ विपक्ष ने इस संदेश को पहुंचाया है। दक्षिण के राज्यों में भी यह मजबूती से संदेश गया है कि दक्षिण के राज्य जिनका कर संग्रह में उन राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा योगदान है, उनको उनके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा। जगन मोहन रेड्डी का यह धरना, इसके पहले सिद्धारमैया का धरना, उसके पहले टीएमसी का धरना जंतर मंतर पर, ये उन संबंधित राज्यों में बाकायदे ये जो राजनीतिक दल हैं, यह अपने राज्य में लोगों को संदेश देने में कामयाब रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही है महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में। बाकायदे ये बेचैनी जो आप अजीत दादा पवार आकर के मिले अमित शाह से, वही बेचैनी है कि लोगों के मन में यह बात है कि महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया है। और यह वहाँ लोगों के विमर्श में है कि कई कल कारखानों को दिल्ली मुंबई से हटा करके, महाराष्ट्र से हटा करके गुजरात भेजा गया। यह बात है कि जो प्रमुख आर्थिक गतिविधियां जो मुंबई में संचालित होती रही हैं, उन गतिविधियों को गुजरात में भेजने की कोशिश कर रही है ये बीजेपी की सरकार। ये बाकायदे आप महाराष्ट्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो बात है। निश्चित रूप से जगन मोहन रेड्डी के साथ इंडिया दल समूह के नेताओं की मुलाकात महत्वपूर्ण है।
और जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस ने पिछले दिनों जब राज्यसभा से बहिष्कार किया था विपक्ष ने, उस समय वो विपक्ष के साथ खड़ी थी और वाईएसआर कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि आंध्र प्रदेश के हितों को छोड़ करके वही सरकार के साथ नहीं खड़ी है, विपक्ष के साथ खड़ी है। अगर जहां आंध्र प्रदेश की बात होगी वह गुण दोष के आधार पर उसका वो निर्णय लेगी, लेकिन बाकी अन्य मुद्दों पर विपक्ष के साथ। तो जगन मोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर कर रखा और इंडिया दल समूह के लिए मुफीद है कम से कम कि वो आंध्र प्रदेश में अपने आप को मजबूत करें और टीडीपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनावे, और जिसकी पहल मुझे लगता है कि यह मुलाकात उसको आगे ले जाएगी। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें बेचैनी है। बेचैनी इस बात को है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके वो अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये चिंता उनको घेरने लगी। इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद यह उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ये सुभाषपा का बयान हो, ओम प्रकाश राजभर का, चाहे निषाद जी का, सबके सब उसी भाषा में बोल रहे हैं। या अनुप्रिया पटेल की वो चिट्ठी योगी आदित्यनाथ को लिखने का क्या मतलब? अभी जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो अपर मुख्य सचिव नियुक्ति को जो चिट्ठी लिखी उसका क्या मतलब? ये इन छोटे दलों में ये बात होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वह अपनी राजनीतिक ताकत को कितना बनाए रख पाएंगे या मोदी जी के साथ रह करके वह चुनाव जीतने में कितने कामयाब हो पाएंगे। यह इस बेचैनी से आप इनकार नहीं कर सकते और अजीत दादा पवार की मुलाकात इस बात का संकेत है। यह अभी आपको बेचैनी दिखाई पड़ेगी ये सिंधे साहब के लोगों के बीच में भी, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनमें भी ये बात आएगी कि आखिर वो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे बीजेपी के साथ रह के। तो मुझे ये लगता है कि अभी बड़े पैमाने पर राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, राजनीतिक दलों के बीच में ध्रुवीकरण होगा महाराष्ट्र में। दूसरी चीज की आज जो अभिषेक बनर्जी का भाषण है वह आने वाले दिनों का संकेत है। विपक्ष का रवैया क्या होगा, आमने सामने भिड़ने की स्थिति बनेगी, वह किसी भी तरह से अब अपने आप को समेट करके सरकार के सामने चलेंगे, ये लगता नहीं है। यह पूरा का पूरा भाषण अगर आप देखिए जो उनका तौर तरीका रहा है सदन के भीतर, ये लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ या एनडीए सरकार आप कर रहे हैं उसके खिलाफ मजबूती के साथ वो खड़े होने के लिए तैयार हैं और एकदम इस सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए तैयार हो रहा है और किसी तरह से अपने अभियान में कोई संशोधन की स्थिति दिखती नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि साउथ में इंडिया ब्लॉक और मजबूत होगा और जगन मोहन रेड्डी के पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में जरूर मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि तेजस्वी यादव को अपने कार्यशैली में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। जो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के अभियान या उनके प्रचार की गतिविधियां बहुत सीमित रहीं, उसको इनको बढ़ाना पड़ेगा। संगठन निश्चित रूप से आरजेडी के पास है, लेकिन आकर्षण राहुल गांधी का ही है। इनको राहुल गांधी को आगे करना चाहिए और राहुल गांधी को आगे करके बिहार में यह जो इंडिया दल समूह है जो आरजेडी के साथ के नेतृत्व में सक्रिय है वह अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है। दूसरी चीज मेरा अपना भी मानना है कि जो कुछ लोगों को व्यक्ति विशेष के साथ भी तेजस्वी की या आरजेडी की नाराजगियां या रिजर्वेशन है उससे उनको थोड़ा हटने की कोशिश करनी चाहिए जी। यह जो अभी उपचुनाव हुआ है रुपौली का, मुझे साथ विधानसभा क्षेत्र है, उसके परिणाम का भी निष्कर्ष अगर आप विश्लेषण करेंगे तो इनको लगेगा कि अभी एक अपने राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने की आवश्यकता है इंडिया दल समूह को बिहार में, और वह तभी संभव है या उसको और तरीके से कामयाब हो सकते हैं अगर आप राहुल गांधी को आगे रखें। अगर आप राहुल गांधी को आगे नहीं रखेंगे तो अकेले आरजेडी इंडिया दल समूह को बिहार में बहुत ताकतवर कर देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहे बिहार की बात हो चाहे दक्षिण की बात हो, आप बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे थे और यहाँ से कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई देता है और आने वाले समय में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।